सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपने रे ऑप्टिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट PYQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही हर एक जो है वीडियोस PYQ से रिलेटेड, वन शॉट से रिलेटेड सब मिलते रहें, फिजिक्स से रिलेटेड। और CUET से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्लेन बाय यूजिंग द रे पिक्चर ऑफ लाइट। मतलब रे पिक्चर ऑफ जो हम लोग बनाते हैं, ये सब रे डायग्राम्स वगैरह, मान लीजिए नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये सब जो हम लोग बनाते हैं, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? तो रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन को, तीनों में ही हम लोग रे पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का D, ऑल ऑफ दीज। इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं CUET के, देखा गया है। सिंपल क्वेश्चंस कभी कभी ये लोग दे देते हैं इस टाइप से, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन सर करा रहे हैं। इस टाइप क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो वैलिड होते हैं हर एक पॉइंट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, विच इज कौन कौन से? प्लेन में, कर्व में, इधर प्लेन और कर्व। तो इधर प्लेन और कर्व आपका होगा, प्लेन में भी होता है, कर्व में भी होता है, दोनों में भी हो सकता है, इधर प्लेन और कर्व। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर, 2 का C। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दो यार, बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ रे ऑफ लाइट दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर। मतलब कोई रे ऑफ लाइट है जो कि रिफ्लेक्ट हुई है प्लेन मिरर से। मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका एक्सिस है। मान लीजिए रे ऑफ लाइट जो है कोई इस पर आगे पड़ रही है, मान लीजिए यही रे ऑफ लाइट है, ये मान लेते हैं रे ऑफ लाइट यहाँ पड़ रही है प्लेन मिरर। अरे गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। रे ऑफ लाइट मान लीजिए आपकी यहाँ से ये पड़ रही है इसके ऊपर, ठीक है, प्लेन मिरर के ऊपर। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। ये रहा इंसिडेंट रे है ये, और ये आपके पास क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है ये। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है, परपेंडिकुलर है। तो हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब हमें ये वाला निकालना है। तो हमें एक चीज़ पता है, ये आपको पता होगा, ये लॉ साइन आई इज इक्वल्स टू वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होगा। साइन आई इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पता है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो आपको पता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए हम लोग, तो अगर मैं इसमें पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक चीज़ आपको और भी पता है यहाँ पर, अगर हम लोग इसको थीटा मान लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा अगर हम लोग मान लेते हैं, तो तीनों के बीच का सम आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर ये हमारे पास 90 डिग्री टोटल बोल रहा है, परपेंडिकुलर है, सॉरी, ये पूरा सम आपका 90 डिग्री, ये 180 डिग्री होता है, और इसका कितना बोल रहा है? 90 डिग्री बोल रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बीच में 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर हम लोग इसका हाफ करते हैं, ये हमारा तब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, ये दोनों अगर में सेम टू सेम है, तो 90 का आधा कर देंगे तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा आराम से। 90 का, ये पूरा 90 है, इसका हाफ अगर करते हैं तो ये कितना आएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। बस ये आंसर आपका सिंपल सा। तो ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 45 डिग्री। ओके, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लाइक कर देना, हार्ट वाला बटन दबा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन, ये रहा आपका वेक्टर, मतलब इस वेक्टर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इस इंसिडेंट ऑन अ प्लेन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रैवल्स अलोंग द डायरेक्शन दिस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है।
तो आपने लॉ वेक्टर जब पढ़ा होगा, आपने क्लास में मैथ्स में वेक्टर पढ़ा होगा या फिर 11th में भी वेक्टर पढ़ा होगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ज़रूर से। ए डॉट बी इज इक्वल डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, इनटू कॉस थीटा। ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पढ़ा है। और अगर मैं इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, ए को हम लोग मान लेते हैं, ए क्या है हमारे पास 1/2 आई कैप प्लस √3 जे कैप, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है, अगर बी को देख लिया जाए, बी क्या है 1/2 आई कैप माइनस √3 जे कैप। इतना क्लियर आपको, इतना क्लियर है, ओके। तो अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले में इस पूरी वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर ए और बी को पुट कर देते हैं। अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अगर निकालें तो कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड, अंडर रूट में ये क्या है हमारे पास 1/2 दोनों को अगर चला जाएगा 1/2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 का स्क्वायर कंपोनेंट ऑफ आई कैप, मतलब जो आई कैप के साथ है और जो जे कैप के साथ है, प्लस माइनस का √2/3 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 1/2 का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 3/4। तो ये क्या बना 4/4 कट के 1 हो गया, मतलब 1 आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 हो रहा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अगर हम लोग निकालते हैं, इसी तरह से अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालते हैं तो 1/2 ये हमने क्या निकालना है, हाँ सॉरी, ये हमने मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसमें इसको प्लस कर दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी यही होगा, सेम टू सेम √1 ही वैल्यू आएगी, तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें कॉस थीटा के बाद थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब कुछ नहीं करेंगे, बस इस फॉर्मूले में हम लोग पूरी की पूरी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस अब वैल्यू पुट कर दो, ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं इन दोनों का तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आई कैप प्लस 1/2 आई कैप। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 1/4 प्लस √3 प्लस का √3/2 माइनस का कितना होगा ये हमारे पास 3 में माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, नेट वेक्टर 3/4 हो जाएगा। यानी कि कितना होगा वैल्यू आपका 3/4 माइनस का 1/4 माइनस मतलब माइनस का 2/4 आपका आंसर हो, ये आपकी वैल्यू होगी 2/4, मतलब कटेगा अगर मैं ये कितना बचेगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस का 1/2 आ रहा है, माइनस का 1/2 आपका किसका वैल्यू आ रहा है ए डॉट बी का, ए डॉट बी की वैल्यू है माइनस का 1/2, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर कितना आ रहा है 1, दोनों का 1 1 है तो ये 1 हो जाएगा, मतलब कि कितना आ रहा है माइनस का 1/2 कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू लेते हैं, अब एक सेकंड, एक एक्स्ट्रा पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं, एक सेकंड भाइयों थोड़ा रुक जाइएगा आप, एक एक्स्ट्रा पेज हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर अपन लोग देखा जाए एक्स्ट्रा पेज हमें ऐड करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे न्यू स्लाइड नो, एक सेकंड, कहाँ से आएगा यार, कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा लग रहा है। आ गया, ओके, ये एक्स्ट्रा पेज हमने ला दिया है, ठीक है। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 1/2,
कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, -1/2 आंसर है आपका। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कि ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या ऑप्शन में क्या है, 120 डिग्री तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर इसको कन्वर्ट करोगे आप कितना, 180 माइनस का कितना करोगे, 180 माइनस का 60 करोगे आई थिंक, तो कितना होगा, 16 होगा। एक सेकंड, कितना आ रहा है आंसर, इसका आंसर आपका आना चाहिए फोर्थ का सी है आंसर, 60 डिग्री। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो क्या करोगे आप लोग, इसको 120 डिग्री तो ऐसे हो जाएगा, फिर इसको कन्वर्ट करोगे आप इसको, तो 180 माइनस का 120 करोगे तो 60 डिग्री इज योर आंसर। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, 60 डिग्री। समझ गए आप, इतनी बेसिक मैथ तो आपको आती होगी ना, कैसे मैंने ये कन्वर्ट किया है, पढ़ा 11th में आपने, कैसे इसको 60 मैंने लेके आया, 120 डिग्री है, तो इतना समझ में आपको आता होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग अपने आते हैं। द रे दैट आर इंसिडेंट एट पॉइंट्स क्लोज टू द पोल ऑफ द मिरर मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस आर नोन एज, क्या बोलते हैं, अच्छा, जो रे आपकी इंसिडेंट होती है एट पॉइंट्स क्लोज टू द पोल, मान लीजिए कोई मिरर है और ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल होता है यहाँ पे। तो क्या बोला, रे जो इंसिडेंट कर रही है एट पॉइंट्स क्लोज टू द पोल, मान लीजिए यहाँ पे इंसिडेंट की, यहाँ पे इंसिडेंट की, एट पॉइंट क्लोज टू द पोल ऑफ द मिरर एंड मेक स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स आपको बना रही है विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, आर नोन एज, क्या कहते हैं, तो पैराक्सियल रेज कहते हैं। इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगी, पैराक्सियल रेज इसको कहते हैं। ये जो पढ़ती है, ये सब जो पढ़ेंगी, ये एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, θ1 θ2 आपका बना रही है, ये सब इसको क्या बोलते हैं, पैराक्सियल रेज कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से जो आपका एंगल बना रही है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, थोड़ा रुक जाए, पानी थोड़ा पी लिया जाए। एसी को थोड़ा स्लो कर दिया जाए। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले देखिए, ये सब जो क्वेश्चंस रहे इसको करने सबसे पहले आपको इमेज रे डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। क्या बोला है, कोई ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई है, मान लीजिए हमने क्या है, मिरर के बारे में बताया नहीं है, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर हमने एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस और ये रहा आपका पोल। तो ऑब्जेक्ट क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर हाई है, मान लीजिए ये रहा आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से फिगर्स को बनाना चाहिए यार। ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने मान लिया, क्या है, इसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है टोटल, इसकी हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, विच प्रोड्यूसर रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर, रियल इमेज बना है तो मतलब इन्वर्टेड भी होगा, मान लीजिए ये रियल इमेज बना रहा है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर का हाइट है इसका, ठीक। हाई, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ निकालना है, तो हमें पता है यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव में होगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, हाइट 1, हाइट इसकी क्या दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, सॉरी एक सेकेंड, h1 इसकी हाइट है, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h1 ये पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है प्लस वाई डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद क्या बोला है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, अब यहाँ पे यू आपका कितना है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना है, -16 सेंटीमीटर हो जाएगा यू की वैल्यू, -16 सेंटीमीटर, कैसे, ये रहा आपका यू 16 सेंटीमीटर, तो इस साइड है हमारे पास, तो इसलिए माइनस लगा दिया, -16 सेंटीमीटर आपका यू का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसर रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, अब रियल इमेज बना रहा है 3 सेंटीमीटर है, मतलब h2 की वैल्यू, और ये डाउनवर्ड है तो माइनस का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, अब फोकल लेंथ हमें निकालना है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, h1 अपॉन में h2 इज इक्वल टू माइनस का v बाय यू, ये फॉर्मूला आपको पता है,
h1 में h2 इज इक्वल टू v बाई यू, माइनस का v बाई यू। अब यहाँ पे h1 की वैल्यू पुट कर दो, 2 में h2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, माइनस ऑफ माइनस v की वैल्यू कितनी है, क्या निकालना है हमें, फोकल लेंथ। हमें v की वैल्यू नहीं दी हुई है, v की वैल्यू हमें निकालनी है, एक मिनट, v की वैल्यू हमें नहीं दी है ना, फिर फोकल लेंथ भी हमें निकालना है। यहाँ से हमें पहले v की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये -v हो जाएगी, और u की वैल्यू कितनी दी हुई है, -16 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब अगर में हम लोग v को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको अगर अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 अपॉन में -3। v हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, ये फॉर्मूला में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है मुझे। असली फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे ये माइनस का h1 होगा और ये प्लस होगा, ये गड़बड़ हुआ है आपसे। तो ये आपका यहाँ पर माइनस का पेन, तो ये आपका यहाँ पर, तो ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, और v पॉजिटिव रहेगा और 16 u जो है आपका नेगेटिव रहेगा। तो ये अगर आपका कैंसिल आउट हो जाता है, उसके बाद आपका v की वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी। v की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, इमेज हमारे पास इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, मतलब ये ऐसे कहीं यहाँ कहीं बन जाएगा, यहाँ कहीं बन जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर आपका इमेज बनेगा। ठीक है बच्चा बार्डी, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 दूनी 32 -32 अपॉन में -3, 32/-3, ये आपका v की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u, यही फॉर्मूला होता है ना आपका, 1/v प्लस 1 में u, 1/v प्लस 1 में u, ये आपका होता है मिरर का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है। लेंस के फॉर्मूला में यही आपका माइनस हो जाता है यहाँ पे, और कुछ नहीं होता। तो अब बस वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करना है हमें। अगर अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, एक सेकेंड, मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा आई थिंक। एक पेज यहाँ ऐड कर लेते हैं सर, 6th वाला है ना, Ctrl+V। एक पेज हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, हो गया। हाँ, तो ये हो गया 1/f इज 1/v प्लस 1 में u। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई है, u की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो -16 सेंटीमीटर आपकी है। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 32 में -3 सेंटीमीटर। v की वैल्यू है हमारे पास 32 में -3 सेंटीमीटर। अब हम लोग उठा के बस इसमें पुट कर देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1 में v, मतलब 1 में 32 में -3 प्लस 1 में -16। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -48 में 5, -48 इसकी वैल्यू आएगी अगर आप सॉल्व करोगे। और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -9.6 सेंटीमीटर, माइनस का हो जाएगा। मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन कराते जाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन जो भी आंसर था मैंने देख के लिख दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो 9.6 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन होगा देख लिया जाए, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एज यू कैन सी सून, क्या लिखा है, सीन लिखा है, एक सेकेंड, ये इमेज क्लियर नहीं आ रही है, इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए ना, आप लोग को प्रॉब्लम होगी। इस इमेज को थोड़ा सेट कर दिया जाए, 10th वाला है ना, हाँ, इस इमेज को थोड़ा सा सेट कर लिया जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, हाँ, अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा।
एक एक्स्ट्रा पेज भी ले लिया जाता है इसी का, Ctrl+V। अब समझ में आएगा आपको मेरे ख्याल से। कौन सा ये हमारा क्वेश्चन है जी? आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ये आपका 7th क्वेश्चन है। 10th डला हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये है आपका 7th क्वेश्चन। ठीक। एज यू कैन सीन फ्रॉम फिगर 1, ये रहा फिगर 1, एंड फिगर 2, ये रहा फिगर 2, शोज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू ग्लास, फ्रॉम एयर टू वाटर। ये है एयर से ग्लास में हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? एयर टू वाटर हो रहा है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है एज शोन इन द फिगर 3rd, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये वाला। तो अब अगर में हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, कैसे सॉल्व करना है इसको, हम लोग बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहले अगर हम लोग निकालते हैं, हमें पता है फॉर्मूलाज का अगर देखा जाए तो एन, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है हमारे पास? ग्लास है ना, हाँ, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक। तो अगर देखा जाए साइन आई की वैल्यू कितनी है इस केस में? 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री है यहाँ पे, ओके, अपॉन में साइन आर, साइन ऑफ 40 डिग्री। आपका पहला हो गया AG1, ANAG हो गया, ये आपका पहले वाला का। अब दूसरे वाले के हिसाब से अगर देखा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आई की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री है, अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री, यही है ना वैल्यू, साइन ऑफ 45 डिग्री, ओके। अब हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे इसके लिए अगर हमें निकालेंगे तो सॉरी, ग्लास के रिस्पेक्ट, ग्लास और वाटर के रिस्पेक्ट में है ना, ग्लास और वाटर के रिस्पेक्ट में है, ग्लास और वाटर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा हमारे पास? ये जी हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाटर, सॉरी वाटर से ग्लास में जा रहा है, वाटर से ग्लास में जा रहा है आपका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ओके, ये जा रहा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए वाटर का कितना है? साइन ऑफ 45 डिग्री अपॉन में साइन ऑफ थीटा। और अब यहाँ से अगर आपको फॉर्मूला को फॉलो करना है तो ये इस टाइप से आपका हो जाएगा। एक मिनट, कैसे होगा आपका? ये होगा आपका A ऑफ W, फिर उसके बाद W और G यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर A और G कर देंगे, ये भी स्मॉल g हो जाएगा ग्लास के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ये आपका फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है तीनों के बीच का। ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा? तो देखिए, जो क्वांटिटी यहाँ रहेगी वही जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगी। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को बना सकते हो। इससे हमें मतलब नहीं है, इससे और इससे मतलब नहीं, ये दोनों सेम रहेगा, तो फिर ये दोनों समझ लीजिए कैंसिल आउट होकर के यहाँ पर A और G आ जाएगा, ये दोनों हट जाएगा बस, और A और G आ जाएगा। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है? ये पहले वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इससे कितना आ रहा है? साइन ऑफ 50 डिग्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही होता है, जिसमें जाता है उसको उसके रिस्पेक्ट में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो साइन ऑफ 50 अपॉन में साइन ऑफ 45 हो जाएगा, ये इंटू, और फिर क्या है क्या है उसके बाद? WG, ये वाला है ना, ये वाला है, ओके। ये क्या है? साइन ऑफ 45 डिग्री अपॉन में साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है? ये वाला साइन 40 अपॉन में साइन ऑफ 40 अपॉन में पहला वाला साइन ऑफ 50 अपॉन में, ओके, साइन ऑफ 50 अपॉन में कितना है? साइन ऑफ 40,
अब इसको हम लोग निकालते हैं, अगर मैं सॉल्व करते हैं तो कितना, ये साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये साइन ऑफ 50 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर मैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, साइन ऑफ 1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन 45, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 45 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो मतलब थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे कितनी आ रही है, 45 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको, मतलब डिटेल में हर एक स्टेप मैंने बताया है आपको, इतना कोई भी टीचर आपको नहीं बताया जितना डिटेल में मैंने बताया हुआ है, एक लाइन आपको समझाई है। तो यहाँ से आप गड़बड़ मत करना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस आपको ये रिलेशन याद रखने आना चाहिए, ये रिलेशन बनाने आना चाहिए आपको। ये रिलेशन बनाने का मैंने तरीका भी बता दिया आपको कैसे बनाना है। चलिए बच्चा पार्टी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जिन बच्चों ने अभी अभी जुड़े हैं वो लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब किए बिना कोई आगे नहीं बढ़ेगा, बता रहा हूँ, मोटिवेशन मिलता है मुझे इससे। ओके आगे बढ़ते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, 7 था वो, और ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे पास। ये रहा क्वेश्चन 8 है हमारे पास। क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मटेरियल स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट है जो कोई मटेरियल स्लैब पे 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट करे। मान लीजिए ये रहा मटेरियल ऑफ स्लैब, इस पे ये स्ट्राइक कर रहा है कितने डिग्री पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना है, 60 डिग्री है। ओके, इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लीजिए यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, और ये मान लीजिए रिफ्रैक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ये मान लीजिए यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं अब हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट और टेढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे रिफ्रैक्ट अगर हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसी डायरेक्शन में ये नहीं जाएगा। ये मान लीजिए इस टाइप से जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या बोला, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है इसका, वही पूछा है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर ईच अदर। विच ऑफ दी गिवन ऑप्शन था इधर करेक्ट। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्ट, हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये रहा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर डैश लेते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रहा आपका, ये आर डैश है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो पूरा ये पूरा मिलाएंगे अगर मैं हम लोग, तो कितना 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना एंगल है, ये रहा 90 डिग्री का एंगल है, प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू हमारे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा। ये पता है आपको, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा, क्योंकि किससे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री हो जाएगी, प्लस 90 डिग्री, प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश। तो यहाँ से अगर हम लोग आर डैश की वैल्यू निकालते हैं तो 90 प्लस 60 कितना होता है, 150, 180 माइनस 150, तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, 60, 70, 80, 30 डिग्री। तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो सही है, लेकिन अभी बोथ बी और सी भी लिखा हो, तो सी वाला भी चेक करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज √3। अब ये कैसे आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल √3, इसको चेक करते हैं हम लोग। इसको करने के लिए आपको एक सेकेंड, अगर मैं आपको निकालना है, हमें पता है स्नेल्स लॉ आपको पता है, साइन आई अपॉन में साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब हो जाएगा अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो जाएगा। ठीक है, ये पता है आपको ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, साइन ऑफ 60 डिग्री वैल्यू √3/2 होती है, आई थिंक साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। साइन ऑफ आर, आर की वैल्यू कितनी है, रिफ्लेक्शन 30 डिग्री आ रही है ना, साइन ऑफ आर, ये आपको क्या है, स्नेल्स लॉ की मदद से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको ना। साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा सा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे
आना चाहिए 30 डिग्री। ओके, करेक्ट है। साइन आई अपॉन में साइन आर, और साइन आर की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आर ये दोनों एंगल, ये 60 डिग्री और ये वाले एंगल को हम लोग यूज़ करेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल को हम लोग यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वाला मीडियम और इस मीडियम की बात हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू मतलब 1/2 हो जाएगी। एन ऑफ स्लैब, स्लैब का हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो स्लैब का निकालना है और एयर का होता है 1। अब अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, √3/2 इंटू ये डिवाइडेड बाय है 1/2, तो ये इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एन ऑफ स्लैब की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, √3। तो √3 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट एंड बी इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब बोथ बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया, एक एक लाइन आपको डिटेल में समझाया यार। अब क्या लोगे तुम, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका। थोड़ा पानी पी लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन, व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम ऑयल टू ग्लास, अगर लाइट रे हमारे पास एंटर हो रही है ऑयल से गैस में, देन ऑयल गैस इंटरफेस, देन ऑन ऑयल गैस इंटरफेस द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस बाय द फैक्टर ऑफ गिवन एन ऑफ ऑयल इज इक्वल टू एन ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3/2। यही क्वेश्चन है ना, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, 13 है क्या, ओके ये आपका आई थिंक 13th क्वेश्चन है। एक सेकेंड बच्चा पार्टी, रुकिएगा ज़रा सा, ये 13th क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन मार्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है मुझे। ओके, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ऑयल टू ग्लास, मान लीजिए आपकी रे ऑफ लाइट है, ये रहा आपका सर्फ इंटरफेस, और ये आपका क्या है, ऑयल से ग्लास में जा रही, तो ये मान लीजिए ऑयल है और ये क्या है, ग्लास है। ओके, इंटरफेस, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस बाय अ फैक्टर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2 दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया है। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना चेंज हुआ, कितने फैक्टर से चेंज हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट, हमें निकालना है। तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, ये आपको पता है ना फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज इक्वल टू C/V होता है, इसी फॉर्मूला से हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑयल अगर निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑयल पुट कर दे तो सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल, तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल निकालना है। तो C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका होता है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, C अपॉन में V, अगर हम लोग उसको C मान लेते हैं, और N ऑफ ऑयल कितना है, 2 है। अब इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ग्लास निकाल लेते हैं, C अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो C अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 3/2 है। अब अगर मैं हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड अगर करते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑयल अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ग्लास, तो कितना हो जाएगा, C अपॉन में 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे ये हो जाएगा 2C/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं हम लोग करते हैं डिवीजन हमने किया है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन में 2C हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, 3 अपॉन में 2C, एक सेकेंड, ये डिवीजन आपने जो किया है इसको थोड़ा गड़बड़ाइए, हाँ,
वेलोसिटी ऑफ ऑयल कितना है, c/2 है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास कितना है, 2c/3 है। तो ये अगर में हम लोग c/2 होता है तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 3/2c हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ से हमने कैंसिल किया, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 वेलोसिटी ऑफ ऑयल अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ग्लास। मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इसमें किसके किसके बीच में, द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस बाय फैक्टर। हमें किसी किसी ऑयल से ग्लास में निकालना है ना, ऑयल से ग्लास में ही जा रहा है इंटर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ। तो अगर में हम लोग इसको देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ऑयल अगर कर दें इसको, तो ये 4/3 बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। कैसे, जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया, वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑयल, तो ये 4/3 बन जाएगा आपका। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। समझ में आ गया क्वेश्चन ना? 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। When moving in a bus or a car during a hot summer day, a distant patch of road appears to be wet. This is due to। अब ये क्वेश्चन बहुत हलवा है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता रहना चाहिए। जिसको नहीं आ रहा है एक थप्पड़ अपने आप को, पहले खड़े हो अपने टेबल पे जहाँ बैठे हो, एक थप्पड़ अपने को मारो, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे टाइप करिए आंसर, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका आंसर। कमेंट में टाइप कर दिया 1 2 3, तो चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। मिराज होगा इसका आंसर। मिराज कब, जब गर्मियों के दिन में ये ऐसा आपको फीलिंग होती है कि अगर आपको प्यास लगती है तो लगता है वहाँ पे पानी है सामने, इस टाइप का आपको फील होता है। जब रेगिस्तान वगैरह में भी आपको लगता है कि पानी है, तो वो इस टाइप मिराज की वजह से ही वो अपीयर आपको होता है। मतलब छलावा एक तरह से होता है, भ्रम होता है आपको, अगर हिंदी में कहें हम लोग तो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द प्रिज्म कैन बेंड लाइट बाय। अभी ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, बोथ 90 और 180 दोनों होता है। प्रिज्म जो आपका बेंड करता है लाइट को 90 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। The optical fiber are used for long distance transmission of signal. The main requirement for this। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर साल ये आता है पेपर में। 3 साल आपका CUT हुआ है, मैंने तीनों साल इस क्वेश्चन को देखा है, इस टाइप के क्वेश्चन को। ऑप्टिकल फाइबर एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही सिंपल होता है, बस एक बार में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। द ऑप्टिकल फाइबर आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। द मेन रिक्वायरमेंट फॉर दिस इज ऑप्टिकल फाइबर मटेरियल शुड बी चीप। मेन रिक्वायरमेंट चीप तो होता है, ठीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर में मार्क करना है। इट शुड बी मेड ऑफ ग्लास का तो बना रहता है। क्या बोला है, द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इज देयर शुड बी लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इनसाइड इट। मतलब लाइट का लिटिल एब्जॉर्प्शन आपका होना चाहिए। एक सेकेंड, लाइट का आपका लिटिल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18th वाला है, तो सही आंसर चेक कर लिया जाए। 18th का सी है, ठीक है। देयर शुड बी लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट का लिटिल एब्जॉर्प्शन, कम से कम एब्जॉर्प्शन होना चाहिए लाइट का, तभी आपका ये जो है मेन रिक्वायरमेंट यही होती है ऑप्टिकल फाइबर की, जिससे कि आराम से ट्रैवल हो सके। तुरंत लाइट के फॉर्म में डेटा ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल होता है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या ही आपका ट्रैवल हो पाएगा। तो लिटिल एब्जॉर्प्शन होगा तभी वो अच्छे से ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। जो आपको अगर छोटा दिख रहा हो तो उसको थोड़ा साइज हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, इसकी क्वेश्चन की साइज थोड़ी सी हम लोग बढ़ा देते हैं। और एक चीज़ मैं और बोल रहा हूँ बच्चा पार्टी, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे एक बार बता दीजिएगा कमेंट में, तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा उसमें मैं डाल दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा तामझाम करना पड़ेगा इसका PDF देने के लिए आपको। तो अगर आप बताओगे तो मैं डालूंगा, नहीं तो रहने दूंगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको इसका PDF चाहिए कि नहीं, जो मैंने सॉल्व किया इसका PDF मैं दे दूँगा आपको, अगर आपको चाहेगा तो कॉमेंट से बता दीजिएगा मुझे, जैसा भी होगा। अब ये क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 13,
रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन एयर ग्लास इंटरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो रे ऑफ लाइट एयर ग्लास इंटरफेस पे आपका कर रहा है। मान लीजिए आपका ये रहा एयर इंटरफेस है और ये मान लीजिए ग्लास इंटरफेस है, ठीक। तो क्या बोल रहा है, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन एयर ग्लास इंटरफेस। मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट है, स्ट्राइक किया एयर ग्लास इंटरफेस पे, ठीक है, एयर और ग्लास इंटरफेस पे, एंड गेट रिफ्लेक्टेड बाय द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो कि कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या लिखा है, आर दिया हुआ है। और इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको एक चीज़ पता होगा, स्नेल्स लॉ अगर आपको पता होगा, स्नेल्स लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपको पता हो स्नेल्स लॉ के बारे में, स्नेल्स लॉ पता है ना आपको क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एन ए जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो यहाँ से अगर आप लोग देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, अगर हम लोग देखते हैं क्या बोला है इसने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास इंक्रीज होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारे पास इंक्रीज होगा, तो ये अगर रिलेशन देखते हैं, साइन आई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन ऑफ आर। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूला से अगर हम लोग लेकर के आएँ, तो साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ आर हो जाएगा। तो साइन आई अगर वैल्यू बढ़ेगी, साइन ऑफ आई अगर वैल्यू बढ़ती है, तो साइन ऑफ आर की भी वैल्यू जो है इंक्रीज होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 13th वन, डी है ना, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आते अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, विच कलर ऑफ लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन में हमेशा पूछता रहता है, आपको किसी न किसी फॉर्म में आपको देते रहेगा, ये तो एक सिंपल फॉर्म इसमें दे देगा, नहीं तो क्या कहते हैं आपको वेवलेंथ, और नहीं तो फिर आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी देते रहता है, तो इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, दैट इज रेड होता है आपका, रेड का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपका हो जाता है, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्या बोल रहा है आपका, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिया। अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको साइज में थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, इसका साइज भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक, और इसका भी साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ये आपका 15th क्वेश्चन है, फिर 16th क्वेश्चन है, ये आपका 15th क्वेश्चन है। क्या बोला 15th क्वेश्चन, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई, what is the power of the lens required to enable him to see very distant objects clearly। फार पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, इसमें 80 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, ओके 80 सेंटीमीटर आपका फार पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम लोग फोकल लेंथ बात करें तो क्या होगा, यहाँ से फोकल लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, डिफेक्टेड फार पॉइंट, माइनस ऑफ डिफेक्टेड फार पॉइंट, डिफेक्टेड फार पॉइंट हो जाएगा, माइनस ऑफ डिफेक्टेड फार पॉइंट, ये फॉर्मूला होता है आपका फोकल लेंथ। तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे मीटर्स में कन्वर्ट करो, -80 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन में f होता है इन मीटर्स। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 1 अपॉन में 80 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा हमारे पास और 80 नीचे हो जाएगा, माइनस का ये और ये कैंसिल आउट, कितना बचेगा, माइनस का 10 अपॉन में 8, डैट इज़ आप इसको अगर मैं सॉल्व करोगे तो माइनस का 1.25 डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा, माइनस का 1.25 डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा, डैट इज़ ऑप्शन नंबर
कितना होगा? डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, समझ गए? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। टू रिमूव द क्रोमैटिक एब्रीविएशन एंड डिस्टॉर्शंस ड्यू टू लेंस ऑफ लार्ज साइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज रिप्लेस्ड बाय, किससे होता है? मतलब रिमूव अगर कर दें हम लोग क्रोमैटिक एब्रेशन को और डिस्टॉर्शंस को ड्यू टू लेंस ऑफ लार्ज साइज की वजह से, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप कितना किससे रिप्लेस होता है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप आपका कॉन्वेक्स मिरर से रिप्लेस हो जाता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कोई भी बता ही दोगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर से आपका ये रिप्लेस हो जाता है, सॉरी कॉनकेव मिरर से आपका ये रिप्लेस हो जाता है। समझ में आ गया आपको? सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी आराम से कर लोगे। ये मैंने बताया था थ्योरी में, आप देख सकते हो, वन शॉट वीडियो जाके देख सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारी थ्योरी समझाई हुई है। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैंने टोटल 16 क्वेश्चन कराए हैं। अब इसके बाद मैं आपका वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर लूँगा, वेव ऑप्टिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट PYQs कराऊंगा। PYQ सीरीज सारी चलती जा रही है लाइन बाय लाइन। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में और कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी आपके डाउट वगैरह हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं मुझे बताइए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको CUT से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहे, और जो भी आपको CUT के एग्जाम से तैयारी करने में जो आपको हेल्प करेगी, सारी अपडेट्स यहीं आपको मिलेगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे कंटेंट आपको यहीं मिलेंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उतने अगर आपने कर लिए तो आराम से आपका फिजिक्स में, तो मैं बता सकता हूँ, मेरी गारंटी है, कोई आपको फिजिक्स में 200 में से 180 प्लस स्कोर करने से कोई आपको रोक नहीं सकता, मेरी गारंटी। अगर जितने मैंने क्वेश्चंस करा दिए उतने अगर आपने कर लिए अच्छी तरीके से, और वो क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं तो। चलिए चलते हैं, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। चलिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।